तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वो चीज होती है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर किसी चीज का मेजरमेंट किया नहीं जा सकता तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ लिया है, राइट। ये फिजिकल क्वांटिटी को अब हम लोग जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इससे हम फैमिलियर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो व्हाट वी विल सी द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। तो हमारा जो पहला टाइप है, राइट, हमारा जो पहला टाइप है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एक तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन किया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटीज उस तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से आप उसका डेफिनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, राइट। जैसे बुक का लेंथ मेजर करना है, ये बुक है सपोज, इस बुक का लेंथ मेजर करना है आपको, तो आप कह दोगे कि इस बुक का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 15 है ये आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। 15 आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड, राइट, है ना। और ये जो सेंटीमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है ये है आपका यूनिट, ये है आपका यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट है तो आप उसको स्केलर क्वांटिटी कहोगे। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि इस बुक का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना। आप सिंपली स्टेटमेंट लिख दोगे, द लेंथ ऑफ बुक इज 15 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इस बुक की लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपने एक नंबर का इस्तेमाल किया और एक यूनिट का इस्तेमाल किया, राइट। और किसी चीज का यहां पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो लेंथ आपका क्या हो गया, लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ी। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, जैसे यहां पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया लेंथ का, ओके। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सपोज टेम्परेचर का। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, इनसाइड अ रूम, एक रूम है। अब इस रूम में इस हवा का या फिर इस एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर होगा, राइट। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं एयर के, इनका कुछ एवरेज टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल वो है 30 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो आप बोलोगे, ये आप कहां से मेजर करोगे, ये मेजर करोगे आप थर्मोमीटर से। तो आप बोलोगे द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ी है, राइट। ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। 30 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और यहां पे आपको जरूरत पड़ी है एक यूनिट की, यहां पे आपको जरूरत पड़ी है एक यूनिट की। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक नंबर की जरूरत पड़े और एक यूनिट की जरूरत पड़े, उसे आप स्केलर क्वांटिटी कह सकते हो, करेक्ट। तो हमने लेंथ का एग्जांपल ले लिया, हमने टेम्परेचर का एग्जांपल ले लिया, मास का एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो।
अब मास हमारा है, राइट, मास, जैसे जब आप मार्केट में जाते हो आप कहते हो कि आई वॉन्ट 2 kg ऑफ, आई वॉन्ट 2 kg ऑफ टोमेटोज, राइट। तो वो दुकानदार आपको 2 किलो के टमाटर मेजर करके आपको दे देगा। तो आपने कहा कि मेरे को 2 किलो का टमाटर चाहिए, तो यहाँ पे 2 जो है वो अगेन एक मैग्नीट्यूड हो गया, अगेन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो केजी है अगेन ये क्या है, आपका एक यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट की जरूरत पड़ रही है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं, तो अभी के लिए हमने सिर्फ 3 चीजें देखी हैं, लेंथ, टेम्परेचर और मास। अब अगर इसके आगे हम बढ़ें तो हमारी जो दूसरी क्वांटिटी है फिजिकल, करेक्ट, दूसरी टाइप की हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज थोड़े से अलग हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज थोड़े से ये नेचर में अलग हैं। इनका नेचर समझने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज होते क्या हैं। अब जैसे कि ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा था कि स्केलर क्वांटिटीज ब्रैकेट में लिखा था सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के केस में मैग्नीट्यूड तो लगता ही है, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो एक मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा और एक यूनिट होगा, प्लस उसके साथ आपको वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ती है और वो है डायरेक्शन। वो क्या है, आपका डायरेक्शन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, देन इट्स श्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है, तो वो क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, राइट, विच इज डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है कि अगर आप 2 पॉइंट लेते हो, एक पॉइंट है सपोज ये 1 और एक पॉइंट है सपोज 2, तो 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मान लीजिए 1 आपका इनिशियल पॉइंट है, 1 आपका इनिशियल पॉइंट है और 2 आपका फाइनल या फिर डेस्टिनेशन है, 2 आपका फाइनल या फिर डेस्टिनेशन है। तो 1 और 2 के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो तो एक लाइन ही हो सकती है, राइट, है ना। ये क्या है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 1 एंड 2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये ही जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है, यही जो स्ट्रेट लाइन का हमारे लेंथ है, यहां से लेके यहां तक का, ये सपोज ये है, मान लीजिए 1 किलोमीटर। कितना है, 1 किलोमीटर। अब एक हो गया आपका क्या, ये 1 क्या हो गया, ये 1 तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर आपका एक यूनिट हो गया। अब आप निकले कहां से थे, पॉइंट 1 से निकले थे, आप जा कहां पे रहे हो, पॉइंट 2 पे जा रहे हो। तो आप किस दिशा में गए, कौन से डायरेक्शन में गए, तो आप इस डायरेक्शन में गए हो, राइट, है ना। ये एरो इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट। आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के डायरेक्शन में गए हो, तो राइट। अब अगर हम लोग मैप जाने, मैप जैसे हम लोग मैप, हमने ज्योग्राफी में कई सारे मैप्स देखे हैं,
तो मैप में आप जब आप देखोगे तो ये होता है आपका डायरेक्शन। इसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, और यहाँ पे ये जो दो एक्सिस मिल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो इफ ये जो एक्सिस है, राइट, इसको अगर आप सिंपली एक्स एक्सिस कह दो, इस वाले को सिंपली अगर आप वाई एक्सिस कह दो, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन का अगर आप एंगल मेजर करो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं कि यहाँ पे ये एक्सिस अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं दोनों, तो ये ऐसे सपोज ये हो गया सपोज वाई एक्सिस, और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो लाइन है इसने कुछ एंगल बनाया है, इस लाइन ने कुछ एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से। सपोज ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री का, ये एंगल मान लीजिए कितने डिग्री का, 30 डिग्री का आपने मेजर कर लिया। तो आप क्या कहोगे अगर आपको मेजर करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 1 किलोमीटर है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने के लिए कितना 1 किलोमीटर है, बट इसमें डायरेक्शन भी है। तो आप उस डायरेक्शन को कैसे बताओगे, आप बताओगे इट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, ये तो होती है ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है नॉर्थ। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is 1 kilometer, right, 30 degree north of east, है ना। आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे मेजर करोगे कि डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर तो है, लेकिन कितने एंगल पे है ये, 30 डिग्री, किसके रिस्पेक्ट टू, ईस्ट के, किसके डायरेक्शन में, नॉर्थ के, राइट। मतलब आप इसको बता रहे हो कि ईस्ट से 30 डिग्री पे ये लाइन एंगल बना रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो मेजरमेंट किया, ये जो मेजरमेंट आपने किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 एक मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, है ना। 1 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डायरेक्शन बता रहा है। ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, ये क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग द direction in, it is telling the direction in coordinate system, coordinate system of x y axis, x axis और y axis का है ना, of x y axis, ओके। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैग्नीट्यूड भी मिला और आपको डायरेक्शन भी मिल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है और डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, करेक्ट। देखिए आप जानते हो कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को बताने के लिए हम कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि अगर जैसे हम पॉइंट 1 ये लिया, ये पॉइंट 2 लिया, राइट, सो देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी दैट कि ऐसे जा सकते हैं, राइट।
उसके बाद देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे भी जा सकते हैं। सो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। पॉइंट 1 से आप ऐसे भी जा सकते हो, राइट। तो जो ये 3 रास्ता जो मैंने आपके सामने बनाया है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने के लिए, मान लीजिए इस वाले रास्ते का नाम ए है, इस वाले का बी है, इस वाले का सी है, राइट। तो जो लेंथ ऑफ रास्ता ए है, राइट, वो आपको दिख रहा है कि बड़ा है लेंथ ऑफ बी, और लेंथ ऑफ बी जो है वो सपोज बड़ा है लेंथ ऑफ सी से, है ना। तो लेंथ ऑफ ए क्या है? इट्स अ डिस्टेंस ऑफ पाथ ए, राइट। सिमिलरली लेंथ ऑफ बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पाथ बी, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ पाथ सी, डिस्टेंस ऑफ पाथ सी। तो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, राइट। आप जितने रास्ते बदलोगे डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में कनेक्ट करने वाला डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही वही होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, करेक्ट। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंसेस कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो एक ही होगा, विच इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम बात करते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे फोर्स। ये क्वांटिटी भी आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, राइट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए भी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। अब क्या कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, वो हम देखते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि एक ब्लॉक है, ऐसे। अब ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है। आपने यहां से कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए 20 न्यूटन का, आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट। अब आपको पता है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है या फिर मोशन करेगा। अगर मोशन होगा इस ब्लॉक का तो इसी डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। लेकिन हम एक केस और लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर ब्लॉक को एक और ब्लॉक है दैट इज ऑल्सो केप्ट ऑन द सरफेस, और इस ब्लॉक पे हम लोग ये 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, बट वो ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे 20 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, बट वो ऐसे लग रहा है, राइट। सरफेस, ये वाला फोर्स सरफेस को पैरेलल था, और ये वाला फोर्स आप देख सकते हो सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये वाला जो फोर्स है ये कोई मोशन प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं, ये वाला फोर्स ब्लॉक को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दिस फोर्स इट इज ट्राइंग टू compress, it is trying to compress the block। ये ब्लॉक को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे कोई मोशन नहीं होगा अगर ये रिजिड है सरफेस तो, राइट। अगर हम लोग अस्यूम करें कि ये सरफेस रिजिड है ना, सरफेस अगर बहुत मजबूत है तो ये ब्लॉक डेफिनेटली दबेगा, कंप्रेस होगा, मूव नहीं करेगा, राइट। और कंप्रेस होगा तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेस होगा, राइट। तो मे बी थोड़े देर बाद इसका जो डायमेंशन वो कुछ ऐसा हो जाए, ये फैल के ये ब्लॉक ऐसा हो जाए, राइट, है ना, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो। बट इस वाले ब्लॉक में कोई कंप्रेशन नहीं होगा, ये ब्लॉक यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद मान लीजिए ये ब्लॉक यहाँ कहीं पे होगा, राइट, है ना।
तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि आपने 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लगाया था, 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लगाया था, बट दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे ब्लॉक कंप्रेस हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो 20 न्यूटन का फोर्स अलग अलग चीजें कर सकता है, ब्लॉक को मूव करवा सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस में, ब्लॉक को कंप्रेस कर सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया है उस ब्लॉक पे, राइट? आपने फोर्स उस ब्लॉक पे कौन से डायरेक्शन में लगाया। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉक को ऐसे लेते, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है और आपने फोर्स ऐसे लगाया होता, फॉर एग्जांपल ऐसे 20 न्यूटन का, राइट? तो कुछ अलग आउटपुट प्रोड्यूस होता। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंप्रेस हो रहा था, तो यहाँ पे मे बी ये ब्लॉक थोड़ा सा मूव करता है इस डायरेक्शन में, और मे बी इसका ये जो सरफेस है यहाँ से ये अपलिफ्ट हो सकता था। तो मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड फोर्स is producing different results, right? तो ये 20 न्यूटन यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, बट सबका आउटपुट अलग है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग कि अगर हम एक स्पैनर लें, स्पैनर जो पाना होता है हमारे घरों में, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ स्पैनर, मैं एक स्पैनर ऐसे बनाऊं, और यहां पे मैं एक बड़ा सा नट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नट है, सपोज एक नट है ऐसे, सपोज एक बड़ा सा नट है ऐसे, हेक्सागोनल नट, राइट? है ना, जो आपके घरों में नट होता है, आपने नट देखा होगा। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी सी खराब, तो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा अच्छा हो। और अगर आप इस पे यहाँ पे अब 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, राइट, और ये नट को सपोज आप खोलना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो स्पैनर है, ये जो स्पैनर है और ये जो आपका हेक्सागोनल नट है, ये स्पैनर, ये एक्सिस है, राइट? ये एक्सिस है जिसके अराउंड ये स्पैनर ऐसे रोटेट होने लगेगा, राइट? है ना, यहाँ पे कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे रोटरी मोशन होगा। यहाँ पे जो मोशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? एक रोटरी मोशन होगा। यहाँ पे जो मोशन होगा स्पैनर का वो रोटरी मोशन होगा। जबकि 20 न्यूटन का फोर्स आपने यहाँ भी लगाया, यहाँ भी आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था। ट्रांसलेटरी मतलब जो, राइट, एक प्लेन में या फिर एक स्पेस में ऑब्जेक्ट जब मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, राइट, उसके पार्टिकल्स रोटेट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं इस स्पैनर के, इसलिए इसको रोटरी मोशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 न्यूटन के हमने 4 एग्जांपल लिए और चारों दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट
आउटपुट्स। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आप फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का अलग डायरेक्शन में लगाते हो तो आउटपुट अलग मिलता है। तो इसीलिए फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, राइट, हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग जो पढ़ चुके हो वेक्टर क्वांटिटीज में, वो एक्सेलरेशन है। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है मोमेंटम, या फिर मोस्ट टू बी प्रिसाइज लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना, लीनियर मोमेंटम जो मास इनटू वेलोसिटी होता है। उसके बाद आपने फोर्स तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसके बाद और इम्पल्स पढ़ा है आपने, सो एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ यहीं पे इसे रखते हैं। अब एक और तरह की क्वांटिटी है तीसरी, जो होती है रेशो में। तो हमने दो तरह की तो पढ़ ली, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। तीसरी जो क्वांटिटी है उसे कहते हैं रेशो। रेशो, राइट। रेशो को भी डिफाइन करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लगता है, मतलब मैग्नीट्यूड लगता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लगता है, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखिए, रेशो का एग्जांपल मैं देता हूं, आपको सब तुरंत समझ जाएंगे, राइट। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, है ना। आपने एक चीज पढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है? इट्स अ स्पीड। हाँ, इसको कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज वाटर हम लोग लेते हैं, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, जैसे वाटर की जगह ग्लास हो सकता है या कोई और मटेरियल हो सकता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मटेरियल। तो स्पीड का फॉर्मूला आपका पता है क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। सिमिलरली नीचे भी स्पीड है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा। तो ये मीटर पर सेकंड क्या होता है? कैंसल आउट हो जाता है, राइट। मीटर पर सेकंड कैंसल आउट हो जाता है, और ये बन जाता है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्या बन जाता है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट कट गए जो थे। तो इस क्वांटिटी को जब आप मेजर करेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेजर करेंगे, तो वो सिर्फ एक नंबर मिलेगा, वहां पे कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली नंबर। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी के जिसमें यूनिट भी यूज होता है, एंगल्स के केस में, राइट। वो हम आगे देखेंगे, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए याद रखिए कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है, राइट। तो जैसे आपको पता है कि जैसे यहां पे लिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, जो कि 3 × 10⁻⁸ राइट 8 मीटर/सेकंड है ना। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसको सपोज हम लोग छोटे v से डिनोट करते हैं, और हमें पता है कि c जो हमारा है वो v से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा सबसे मैक्सिमम होती है, ये आइंस्टाइन ने हमें बताया था, राइट। सो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, राइट ना, क्योंकि c बड़ा है v से, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये जो रेशियो होगा ये 1 से बड़ा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया एक एग्जांपल ऑफ द रेशियो। या फिर आप और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे एंगल का ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अब एंगल सपोज यहाँ पे एंगल में देखो 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है आपका प्लेन वाला एंगल जो कि आप प्लेन में मेजर करते हो, और एक होता है आपका स्पेस का एंगल या 3D एंगल जिसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिर्फ प्लेन एंगल की, सॉलिड एंगल हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट प्लेन एंगल, इफ वी टॉक अबाउट दिस प्लेन एंगल, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पे ये सर्कल का हो गया सेंटर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं इसका एक रेडियस, आर हो गया इसका रेडियस, और ये हो गया एक आर्क लेंथ एस, ठीक है, और ये जो है ये है एंगल जो है थीटा है सपोज। तो ये जो प्लेन एंगल थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है आपका, थीटा जो है आपका थीटा, ये आपका प्लेन एंगल है। यहाँ पे जो थीटा है आपका वो क्या है, प्लेन एंगल है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, राइट, कि ये जो आर्क लेंथ है एस, जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय एंगल सबटेंडेड, मल्टीप्लाई बाय एंगल सबटेंडेड। तो यहां पे रेडियस हमने डिनोट किया है छोटे आर से, और एंगल हमारा कितना सबटेंड हुआ है इस एस की वजह से। एस क्या है हमारा, आर्क लेंथ है, कितना एंगल है, थीटा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन आर, करेक्ट। तो ये जो आपका प्लेन एंगल है ये किसका रेशो है, आर्क लेंथ का, दिस इज आर्क लेंथ एंड दिस इज रेडियस। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि दोनों भी लेंथ ही हैं। आर्क लेंथ मीटर में मेजर होगा कि नहीं होगा, यस, और रेडियस भी मीटर में मेजर होगा, यस। मीटर मीटर तो कट जाएगा, यस, है ना। तो आप कहोगे कि थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यस, क्योंकि इसका यूनिट तो कट हो गया, सो थीटा इज ऑल्सो, थीटा मतलब हमारा क्या, प्लेन एंगल, थीटा इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने के बावजूद इसे एक यूनिट दिया गया है जो कि डायमेंशन लेस ही है। तो आप इसको मेजर कैसे करोगे,
जैसे ये एंगल है, ये कितना है, तो आप कह दोगे कि ये एंगल, जैसे आपने अभी तक क्लास 9th या 10th में आप बोलोगे कि 20 डिग्री है या 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जो भी है ना। तो यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ये डिग्री, तो डिग्री भी एक यूनिट है एंगल का, राइट, है ना। बट ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट हमारा जो एंगल का है वो क्या है, रेडियन। एसआई यूनिट जो है एंगल का, वो प्लेन एंगल का क्या है, रेडियन। सो थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट it requires a unit, right, जिसको आप डिग्रीज में भी ले सकते हो, जो कि आप इससे डिनोट करते हो, और रेडियंस। सो थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट इट रिक्वायर्स अ यूनिट, चाहे डिग्री ले लो या रेडियन ले लो उसको बताने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री है, या फिर आप कह सकते हो कि 30, या फिर जो भी है रेडियंस में, या फिर इसको रेडियंस में ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी 30 रैड। तो इस प्रकार से एंगल जो है वो एक्चुअली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये मीटर मीटर कट गया, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं, वो डिग्री हो सकता है या फिर रेडियन हो सकता है। तो ये अभी हमने बात की प्लेन एंगल की। हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे, या फिर जो 3D एंगल होता है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।